हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं सीपीपी यानी कि क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम और ये है लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 जो है वो आपका लास्ट लेक्चर रहा है और इसके लिए हम कर रहे हैं सीपीपी। तो सबसे पहले आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा क्वेश्चंस का। तो पहले खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, फिर मेरे से मैच कीजिए भी क्या आपके आंसर में कहाँ कमी रह गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो देखिए क्या है, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज इतना। हमें उसने किसकी वैल्यू दी है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट लिखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं आपको पता हो, Z से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 0.00675। हमें ये इसकी वैल्यू दे दी गई है। वो हमसे पूछ रहा है इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए उस सब्सटेंस का। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो, सिंपल सा फॉर्मूला हमने बोला था, डिपॉजिट मास, ठीक है, डिपॉजिट मास इज इक्वल टू Z इंटू 96500। ये कहाँ से मैं लेके आई थी, ये फॉर्मूला था ना, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q। ये जो हमारा सबसे पहला हमने यहाँ से फॉर्मूला फैराडे फर्स्ट लॉ यही है ना भी, डिपॉजिट मास जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, यूटिलाइज्ड चार्ज के। इस प्रोपोर्शन साइन को हटाने के लिए हम किस टर्म को लेके आए, Z को लेके आए, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसके बाद अगर आप सबको याद होगा तो मैंने आपको बताया था भी जब हम Q की वैल्यू 96500 लेते हैं, Q की वैल्यू हम 1 फैराडे लेते हैं, यानी कि जो किसके इक्वल होती है 96500 कूलम के। तो उस टाइम पे जो हमारा डिपॉजिट मास होता है वो किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है। ये चीज थी। तो यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, जब मैंने इसकी वैल्यू 96500 ली तो इसको मैं इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कह सकती हूँ। तो फॉर्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू Z इंटू 96500। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट, एक ही बात है। तो यहाँ से Z की वैल्यू उसने हमें कितनी दे रखी है, 0.000675 इंटू क्या होगा 96500। तो जब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा 65। आंसर कितना आ जाएगा 65, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा ए है। तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा था। ये हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ है, दिस वन। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो हमारा डिपॉजिट मास होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यूटिलाइज्ड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हमने Z टर्म इंट्रोड्यूस करी, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है। और हमने बोला था जब Q की वैल्यू हम 96500 पुट करते हैं, यानी कि 1 फैराडे पुट करते हैं, उस टाइम पर जो हमारा डिपॉजिट मास यानी कि W होता है उसको हम इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला राइज हो जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको ना आप बेसिकली इक्विवेलेंट वेट ही बोलो तो ज्यादा बेटर है, इक्विवेलेंट मास टर्म ना बोलो, इक्विवेलेंट वेट ही बोलो। ठीक है, अब देखो तो इसको यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट लिख देना चाहे तो, ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको एक चीज बताती हूँ। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, देखो बस आपको फॉर्मूलाज वही पुट करने हैं जो हमने क्या किया है चैप्टर के अंदर रीड करे हैं। सिंपल से फॉर्मूलाज हैं और कुछ भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो वो क्या कहता है, 3.17 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस वाज डिपॉजिटेड बाय द फ्लो ऑफ। पहले आप धीरे धीरे करके करेंगे। देखो 3.17 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस वाज डिपॉजिटेड। मैंने आपको बताया था कहीं पे भी अगर आपको डिपॉजिटेड वर्ड दिख जाता है इसका मतलब क्या है, आपको मैंने बताया था ना, W क्या होता है, W होता है डिपॉजिटेड मास, है ना। तो यानी कि हमें किसकी वैल्यू दे दी उसने, W की वैल्यू दे दी। कितनी दे दी, 3.17 ग्राम्स वैल्यू दे दी। ठीक है, बाय द फ्लो ऑफ 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अब हमें नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू भी दे दी। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 0.1 मोल। क्लियर है। अब वो हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनो, 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने इतने मास को क्या किया, डिपॉजिट किया। वो हमसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट बताओ सब्सटेंस का क्या होगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो। उसने हमसे क्या पूछा है, इक्विवेलेंट वेट पूछा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको इतना पता है चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, चार्ज ये तो हमने +1 में पढ़ा हुआ है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है ना। अब वो कह रहे हैं इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने मोल्स पे कितना चार्ज होगा, 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा।
ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, आप समझ रहे हो, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और अगर आपको एक फॉर्मूला याद है मोल्स वाला, तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na। ये एक फॉर्मूला है जो हम +1 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये वाले फॉर्मूला में हमने बोला भी हमें वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स की कितनी दे दी, 0.1 दे दी, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही निकालने हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज डिवाइडेड बाय हमारा एवोगैड्रो नंबर को एक बार Na लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0.1 इंटू Na। तो ये हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ये हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा, नंबर इंटू एक का चार्ज, ये है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये है कितने चार्ज हैं, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू ये सारा हो जाएगा। Na की वैल्यू क्या होती है, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है, Na की वैल्यू होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो जब टोटल चार्ज को कैलकुलेट करूंगी, इस सारे को सॉल्व करूंगी, मेरा जो टोटल चार्ज आता है स्टूडेंट्स को आता है 9636.8 कूलम। अब हमने ये क्या निकाल लिया, खुद बताओ मुझे, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये हमने क्या निकाल लिया, टोटल चार्ज निकाल लिया। क्लियर है, दोबारा से एक बार रिपीट करती हूँ फिर इसको इरेज करूंगी। देखो हमें पता है चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब उसने हमें बोला भी 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देखो है ना, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल से क्या निकालेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी तो पता करने हैं, उसने मोल्स दे दिए, तो नंबर ऑफ मोल्स में 0.1 पुट कर दिया, उसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे कितने आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9636.8 कूलम। अब आगे देखो क्या करना है, इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, हमें इस सब की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ टोटल चार्ज की जरूरत थी जो कि हमने ऑलरेडी निकाल लिया। ये अब टोटल चार्ज किस पे है, तो जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है ना उनका चार्ज आ गया। ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स का हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, चार्ज कैलकुलेट कर लिया। हाँ जी, तो मैंने इसको इरेज कर लिया है, यहाँ पर देखो अब ध्यान से। ओके, अब हमने टोटल चार्ज निकाल लिया। अब आप एक और चीज देखो, आपको पता है 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 96500 कूलम के इक्वल होता है। तो मैं कह सकती हूँ इसको उल्टा करके लिखिए, 96500 कूलम कितने फैराडे के इक्वल होता है, 1 फैराडे के। 1 कूलम कितने के इक्वल होगा, 1/96500 फैराडे के। और ये इतने कूलम किसके इक्वल होगा, 9636.8 कूलम कितने फैराडे के इक्वल होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे इंटू 1/96500। तो जब स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करोगे, इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.9986 फैराडे। अब आपका जो चार्ज आपने निकाल लिया वो किस टर्म्स में निकाल लिया, कूलम में दे रखा था, आपने फैराडे में निकाल लिया। किस में निकाल लिया आपने, फैराडे में निकाल लिया। अब आप अपना मेन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। मेन फॉर्मूला क्या होता है, देखो मेन फॉर्मूला आपका ये होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, आपको याद हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है Q बाय, सिंपल से हम कहते थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारे चार्ज के इक्वल होता है। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में ये बोलूँ, ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। इतनी चीज क्लियर है। एक और चीज देखो, यहाँ पर मैंने बोला भी हमने चार्ज निकाल लिया। मेन फॉर्मूला हमारा ऐसे होता है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, मेन हमारा ये फॉर्मूला है, मेन हमारा ये फॉर्मूला है, हमने टोटल चार्ज निकाल लिया है। अब आप में से कई बच्चे मुझे पता है कि आप बोलोगे भी मैम आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें सीधा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाना है। देखो तो हम सीधा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको पता होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन मास या फिर डिपॉजिटेड मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, यही होता है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ से निकालेंगे। देखो ये आ गई अपनी 1 फैराडे की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको स्टूडेंट्स ऐसे लिखती हूँ, मैं बोलती हूँ भी 1 फैराडे कितने ग्राम डिपॉजिट करता है, 1 ग्राम डिपॉजिट करता है। आपने ने पढ़ा था ना भी जब हम 1 फैराडे लेते हैं क्यू की वैल्यू तो मतलब ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही आता है ना। 1 फैराडे जब 1 ग्राम को डिपॉजिट करता है तो इतने फैराडे
0.9986 फैराडे कितने ग्राम को डिपॉजिट करेगा? 0.9986 ग्राम को डिपॉजिट करेगा। ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स? ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई? मैं दोबारा पूछ रही हूँ, ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना पुट करेंगे? 0.9986 इज इक्वल्स टू W कितना दे रखा है? 3.17 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 31.7। कितना आएगा? 31.7 आएगा। पहले वीडियो को पॉज करके उसको नोट करो, मैं आपको दोबारा से रिपीट करती हूँ मैंने क्या क्या किया। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो फटाफट देखो मैंने क्या किया, मैं आपको एक बार क्विक रिव्यू देती हूँ। सबसे पहले मेरे को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कितना होता है, दोबारा बता रही हूँ एक बार देखो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मैंने टोटल चार्ज निकाला इलेक्ट्रॉन पे, जो आपको पता चल गया मैंने कैसे निकाला। पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कन्वर्ट किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले। मेरी टोटल चार्ज की वैल्यू आई 9636.8 कूलम। ये कूलम में आई थी, तो मैंने इसको फैराडे में जब कन्वर्ट किया तो जो मेरी वैल्यू आती है बेसिकली वो मेरी आई थी वैल्यू 0.9986 फैराडे। मैंने बोला भी अगर एक फैराडे जो है 1 ग्राम डिपॉजिट करता है तो इतने फैराडे कितने ग्राम डिपॉजिट करेगी? 0.9986 ग्राम डिपॉजिट करेगी। अब ये मेरा क्या आ गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, तो मेरे को पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है? W अपॉन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मेरा कितना आ गया? 0.9986। W की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3.17। इक्विवेलेंट वेट हमने कैलकुलेट करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 31.7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन ना जितने प्रैक्टिस करोगे उतने इजीली आपको समझ आएंगे, क्योंकि ये ट्रिकी से क्वेश्चंस है। क्यों ट्रिकी है? क्योंकि फॉर्मूला भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला को जितने ज़्यादा क्वेश्चंस में आप इक्वेट करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको याद होंगे। अब देखो ये तो बहुत ही सिंपल से आपको यहाँ पर क्या दे रखे है, वो पूछता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। करंट 3 एम्पियर, यानी कि आई की वैल्यू क्या दे दी? 3 एम्पियर दे दी। ठीक है, टू डीकम्पोज इलेक्ट्रोलिटिकली 18 ग्राम ऑफ H2O। डीकम्पोज कितना ग्राम H2O का? 18 ग्राम। और आपको पता है वाटर का मास कितना होता है? 2 इंटू हाइड्रोजन का मास प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का। अगर इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 18 ही आ गया यहाँ से भी। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? वो हमें कहता है टाइम निकालो। वो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ हमें बोल रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है टाइम निकालो। टाइम कैसे निकालते हैं? आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। इसको ना मैं थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू Q बाय 96500। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू Q बाय 96500। n फैक्टर क्या होता है? वाटर का। हाँ जी, वाटर का n फैक्टर क्या होगा? मैंने आपको बताया था n फैक्टर क्या होता है? टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव। तो हाइड्रोजन पे कितना होता है? +1 होता है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं, तो n फैक्टर कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास कितना दे रखा है? 18, और मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है? हमें 18 दे रखा है। इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम क्या पुट करेंगे? हमें पता है Q क्या होता है? I इंटू T डिवाइडेड बाय 96500। ये यहाँ से कट गया। देखो 2 इंटू 96500 इज इक्वल्स टू आई कितना दे रखा है? चार्ज कितना दे रखा है? 3, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आई नीचे चला जाएगा ना इधर ऐसे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा जो आंसर आएगा टाइम का वो हमारा आएगा 64333.25। ये हमारा आंसर आएगा। और ये बेसिकली कितना होता है? ये अप्रॉक्सीमेटली 18 आवर्स होता है। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप में से कई स्टूडेंट्स बोलेंगे भी मैम आपने जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास 18 कैसे? उसने दे रखा ना भाई वो इतने को डिकम्पोज करेगा, तो गिवन मास ही तो है, और मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया। तो इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, उसने कहा इतने को वो डिकम्पोज करता है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। बाकी सारी वैल्यूज हमें दे रखी थी। ये सेकेंड्स में हमारा आंसर आया, इसीलिए हमने इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हो आपको पता होता है। देखो इधर देखो 1 सेकेंड्स
इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट। यही हुआ ना, कैसे देखो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होता है, तो 1 सेकेंड क्या होगा 1/60 मिनट। ऐसे ही आपको पता है 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर होता है, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 हो जाएगा, तो इसको 60 × 60 करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1/3600 आवर्स, मतलब 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/3600 आवर्स। तो आप इस सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 18 आवर्स आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी मैथमेटिक्स थी और फॉर्मूला आपको पता ही है, आपने फॉर्मूला में इक्वेट करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्या क्वेश्चन आपको 4 दे रखा है। द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इज इतना, यानी कि आपको Z की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.001118 दे रखी है। ठीक है, अब वो कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी कि I की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर, इज पास्ड थ्रू एन एक्वस, उसने किससे पास किया, एक एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से उसने ये पास किया। ठीक है, वो कहता है फॉर 200 सेकेंड्स, उसने हमें टाइम 200 सेकेंड्स दे दिया। अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज, आपने क्या बताना है W बताना है, कितना डिपॉजिट होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इसमें तो डायरेक्ट ही लगेगा, आपको पता है क्या होता है W इज इक्वल्स टू Z इंटू Q होता है, और आपको पता है Q को खोल के क्या लिख सकते हो सॉरी, Q को आप ओपन करके क्या लिख सकते हो I इंटू T लिख सकते हो। तो W की वैल्यू निकालनी है, Z की वैल्यू कितनी है 0.00118 है ना, इंटू I कितना है 0.5, इंटू T कितना दे रखा है 200 सेकेंड्स। तो जब आप इसको सारे को सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.11180 ग्राम्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो सबसे सिंपल और सबसे पहला फॉर्मूला है जो हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ का होता है ना, सारी वैल्यूज दे रखी है, सीधा फॉर्मूला लगाओ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखो अ करंट ऑफ 9.65 एम्पियर, यानी कि I की वैल्यू कितनी है 9.65 एम्पियर दे रखी है, फ्लोइंग फॉर 10 मिनट्स, टाइम कितना है 10 मिनट्स। आपको पता है टाइम को हम सेकेंड्स में लेते हैं, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये कितना आ जाएगा 600 सेकेंड्स आ गया, टाइम भी आ गया। डिपॉजिट 3 ग्राम ऑफ मेटल, यानी कि W डिपॉजिट मास कितना दे रखा है 3 ग्राम। द इक्विवेलेंट वेट निकालो। तो देखो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता है W बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है Q बाय 96500, यही होता है। W 3 दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इज इक्वल्स टू Q क्या होता है I इंटू T डिवाइडेड बाय 96500। तो 3 बाय इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, I की वैल्यू कितनी है 9.65, T की वैल्यू कितनी है 600 डिवाइडेड बाय क्या है 96500। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपका जो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला ही लगाना था इसमें भी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो 6th क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पे वो हमें बोलता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो किसकी, फ्यूज्ड कैल्शियम हाइड्राइड की। कैल्शियम हाइड्राइड होता है CaH2, बना कैसे पहले बता दूं, कई बच्चे कहेंगे CaH क्यों नहीं लिया, तो कैल्शियम पे होता है +2 चार्ज, हाइड्रोजन जब ना हाइड्राइड बनाता है तो -1 चार्ज होता है। ठीक है, वैसे तो हाइड्रोजन +1 शो करता है, लेकिन हाइड्राइड में वो -1 शो करता है। तो इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में क्या होगा Ca1H2, इसको क्या बोलते हैं CaH2। तो ये क्या है कैल्शियम हाइड्राइड है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड है, वो कहता है। तो यहाँ ये हमारे पास है, अब वो आपसे पूछता है भी हाइड्रोजन कहाँ प्रोड्यूस होगा, तो आपको मैंने बोल ही दिया Ca+2 यहाँ पे, और यहाँ पे H नेगेटिव है। +2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्यूज्ड स्टेट में है, मतलब हमने वाटर को कंसीडर नहीं करना। ये हमारा क्या है कटायन है, और ये हमारा क्या हो जाएगा अनायन हो जाएगा। तो कटायन क्या करेगा, कटायन रिडक्शन शो करेगा, कैथोड पे रिडक्शन होगी, और एनायन ऑक्सीडेशन शो करेगा, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। तो वो पूछता है हाइड्रोजन कहाँ प्रोड्यूस होगा, तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन करेगा, तो कहाँ प्रोड्यूस होगा एनोड पे प्रोड्यूस होगा। कैसे, H नेगेटिव जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे H2 कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, ये एनोड पे प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, एनोड आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या क्वेश्चन है,
इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, जब हम डाइल्यूट H2SO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, यानी कि हमने H2SO4 लिया, तो यहाँ पर हमारा कैटायन क्या होगा, कैटायन ऑब्वियसली H पॉजिटिव है, एनायन क्या होगा, एनायन एक तो अपना SO4 नेगेटिव होगा, 2 नेगेटिव, और क्या होगा, आपको बोला उसमें डाइल्यूट है, यानी कि यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है, H पॉजिटिव तो हमने कैटायन ले लिया, तो OH नेगेटिव एनायन भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बोला था ना भी अगर एक्वस दे रखा है, डाइल्यूट दे रखा है, डाइल्यूट का मतलब ये है ना भी पानी डला हुआ है, पानी डला हुआ तो उसके आयंस भी कंसीडर होंगे, तो OH नेगेटिव एनायन भी कंसीडर करेंगे। अब आपको पता है कैटायन पे तो आपको दिख ही रहा है भी H पॉजिटिव यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि कैटायन पे रिडक्शन होती है। एनायन पे अब ऑक्सीडेशन किसकी होगी, तो ऑब्वियसली मैंने कहा था अगर कोई हेलोजन है तो उसकी होगी, नहीं तो किसकी होगी, OH नेगेटिव की होगी। तो ये एनोड है, एनोड की रिएक्शन क्या होगी, OH नेगेटिव गिव्स O2 प्लस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर एनोड पर क्या रिलीज हो रही है, O2 रिलीज हो रही है, तो उसने यही पूछा है व्हाट इज लिबरेटेड एट एनोड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, दैट इज O2 हमारी कहाँ लिबरेट होती है, एनोड पे लिबरेट होती है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज, जब हम लेड स्टोरेज बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं तो लेड सल्फेट कंज्यूम होता है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, लेड सल्फेट बनता है या लेड सल्फाइड बनता है। तो देखो इसके अंदर मैं आपको साफ बताती हूँ क्या होता है। देखो जब ये रिएक्शन होती है तो ये आपको मैंने बोला था याद करना है इसको, आपको पता होगा मैंने ये रिएक्शन आपको क्लास में भी करवाई थी। PbS प्लस PbO2 जो है वो दो बना रहा था ना, एक बना रहा था PbSO4 और एक और PbSO4, और साथ में हमारे दो वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो रहे थे। तो क्वेश्चन में उसने हमसे यही पूछा भी बनता क्या है, तो यहाँ पर आप खुद देखो PbSO4 बन रहा है, यानी कि क्या बन रहा है, लेड सल्फेट बन रहा है, तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब देखो क्वेश्चन 9 में वो क्या कहता है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास। तो आपको याद होगा मैंने बोला था जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हमारा फैराडे का सेकंड लॉ लगता है। तो अगर आपको याद हो फैराडे का सेकंड लॉ बेसिकली था क्या, तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप सीधा सीधा भी इसको कर सकते हो। आपको याद होगा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अभी फैराडे के फर्स्ट लॉ में मैंने आपको बताया था भी जब हमारा एनोडिक वाला जो है वो कैथोडिक के इक्वल हो जाएगा। कैसे मैंने कहा था, अगर आपको मैं याद कराऊं, फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू Q बाय 96500 होता है ना। मैंने बोला अगर Q सेम है, देखो यहाँ पर सेम इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है, तो ये वाली वैल्यू एनोड के लिए और कैथोड के लिए इक्वल होगी। ये मैंने आपको बाद में बताया था जब मैंने आपको फैराडे का सेकंड लॉ एक्सप्लेन किया था, तभी मैंने आपको कहा था इसको भी लिख लेना। तो n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स फॉर एनोड इज इक्वल्स टू n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स फॉर कैथोड। सिंपल सी चीज है। अब आपको पता है, देखो हमारा हमने क्या लेना है, AgNO3 लेना और HCl लेना है, सिंपल सी चीज है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ n फैक्टर इंटू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू n फैक्टर इंटू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जो मेरा ये वाला चीज होने वाली है, जो ये वाली मेरे यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ, दिस वन, ये देखो अब यहाँ पर हम लेंगे एनोड पे क्या और कैथोड पे क्या है, यही आता है ना। तो आपको पता है भी देखो H2 है और हमारे पास क्या है, Ag है। तो आप कहीं पे भी कोई भी चीज ले लो, एक तरफ कैथोड की ले लो, एक तरफ एनोड की ले लो। तो हम इलेक्ट्रोड की वैल्यू लेंगे, Ag लेंगे और क्या लेंगे, H2 लेंगे, क्योंकि यही लिबरेट होंगे। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पर उसने हमसे किसकी पूछी है, H2 की पूछी है, मतलब उसने हमसे ये पूछा है ना। हमें पता है यहाँ पर Ag का एन फैक्टर क्या होगा, हाँ जी Ag का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता हो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था Ag जो है वो ऐसे टूटता है, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स किस में टूटेगा, Ag में टूटेगा, राइट, यहीं पर ही होगा ना। तो यहाँ पर Ag में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एन फैक्टर 1 इंटू G क्या होता है, G जो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 1.08 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है Ag का 108 होता है, अगर किसी को नहीं पता तो, इज इक्वल्स टू एन फैक्टर H2 का एन फैक्टर कितना होता है, H2 का एन फैक्टर 2 होता है, इनटू हमें गिवन मास तो निकालना ही है, बाय मॉलिक्यूलर मास H2 का कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास गिवन मास कितना आ जाएगा 1/100 यानी कि 0.01 आ जाएगा। सिंपल था। आपने नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या करना है, एन फैक्टर को दोनों को इक्वल पुट कर देना, क्योंकि अपना चार्ज सेम है, वैल्यूज पुट करनी है एन फैक्टर की और आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 0.01।
अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बिल्कुल वैसे सही है। यहाँ पर वो आपको बोल रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, जब आप AgNO3 की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो तो वो कहते हैं इतना कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड, यानी कि आपको Q की वैल्यू दे दी, कितनी दे दी 9650 कूलम Q की वैल्यू दे दी। What will be the mass of silver deposited on the cathode? आपने सिल्वर की वैल्यू बतानी है कितनी डिपॉजिट होगी, यानी कि W की वैल्यू बतानी है। अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो सिंपल सी बात है, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, ये किसके इक्वल होता है Q बाय 96500 के इक्वल होता है ना। कितना डिपॉजिट होगा, यानी कि गिवन मास हमें पता नहीं है ना, गिवन मास से तो हमें निकालना है। n फैक्टर फिर से हम देखेंगे, Ag का n फैक्टर हमें पता है कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि n फैक्टर 1 हो जाएगा, इनटू मास आप लिख देंगे अपॉन जो टोटल मास होता है, टोटल मास 108 लेते हैं, इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू 9650 बाय 96500 हो गया। Q की वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मास हमारा कितना आ जाएगा 10.8 ग्राम्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10.8 ग्राम्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और मैं एक बात बता दूं, एक बार आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि जो हमारा लास्ट लेक्चर था ना उसके अंदर फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पे आपको टाइम रिलेटेड, ठीक है, टाइम से रिलेटेड पूछ लेंगे, या आपसे चार्ज रिलेटेड पूछ लेंगे, या एनोड और कैथोड की इक्वल कर देंगे वैल्यूज, ये पूछ लेंगे, ठीक है, W डिपॉजिटेड मास के बारे में पूछ लेंगे, n फैक्टर के बारे में पूछ लेंगे। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसे अब आपने 10 क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर लिए, ऐसे ही अब आपके पास घर पे कोई ना कोई बुक होगी, अगर कोई बुक नहीं है तो NCERT तो सबके पास होती है, अगर NCERT भी आपके पास नहीं है तो NCERT की PDF आप गूगल से डाउनलोड कर लो, आपको NCERT की बुक्स मिल जाती हैं गूगल से, ठीक है, डाउनलोड करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। लेकिन डेली का आप एक शेड्यूल बनाओ, भी हमने 10 क्वेश्चंस करने हैं हर सब्जेक्ट के, तभी जाके आप क्वेश्चन से डरना कम करोगे और आपके क्वेश्चंस में भी इंप्रूवमेंट होगी। अभी जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा उसको बार बार प्रैक्टिस करने से वो बहुत अच्छे से आपको हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फिर आपको पता चलेगा आप कहाँ गलतियां करते हो, ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो है ये चैप्टर फिनिश होता है। मैंने क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आपको इसका करवा दिया लेक्चर 8 का। अब स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर तो फिनिश हो गया, लेकिन इनकी DPP सॉल्यूशंस अभी पेंडिंग है, तो DPP सॉल्यूशंस अब आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। चैप्टर मैंने फिनिश करवा दिया है, थ्योरी वाला सारा सेक्शन करवा दिया है, यानी कि मैंने सारे लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए जिसमें मैंने क्वेश्चंस करवाए। CPP सारी कंप्लीट होगी, लेक्चर्स फिनिश हो चुके हैं, DPP अब आपको मिलेगी इसके बाद से, तो DPP फिनिश हो जाएगी, तो आप उसके भी सॉल्यूशंस देख लीजिएगा। और आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है भी आपको चैप्टर किस प्रकार का लगा, कैसा लगा है, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा, डेली का शेड्यूल बनाइएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है वो अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। DPP का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि CPP का मिलता है, तो उसे भी जरूर सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।